खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावटों से लड़ तो सही। खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावटों से लड़ तो सही, सब कुछ होगा हासिल, तू जिद पर अड़ तो सही। तो नमस्कार साथियों, और आपका स्वागत है एडुपुर एग्जाम पर। मैं हूं विनय प्रियदर्शी, आपके साथ एक बहुत ही नए मुद्दे पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूं। तो आप जानते हैं देश के अगले सीजीआई होंगे यूयू ललित। मैंने पेपर कटिंग लगा रखी है, तो आज हम इनके बारे में चर्चा करेंगे कि सीजीआई बनने की प्रक्रिया क्या है, कोई आदमी सीजीआई कैसे बनता है। सीजीआई का मतलब है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश कोई कैसे चुना जाता है, इसके बनने का प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है, और बनने के बाद उसको क्या क्या मिल जाता है। यदि विवाद की स्थिति आती है तो उसको कैसे हैंडल किया जाता है। इन सब सारी चीज़ों की चर्चा इस वीडियो में किया जाएगा और आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देने की हम कोशिश करेंगे। तो आपने सुन लिया देश के अगले चीफ जस्टिस होंगे यूयू ललित। अब कैसे बनते हैं, क्या होती है सीजीआई बनने की प्रक्रिया, मैं वो आज आपके साथ इस सेशन में डिस्कशन करूंगा। शुरुआत में मैं आपको एक ही लाइन बता देता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज होते हैं उनको ही सीजीआई ऑफ इंडिया नियुक्त किया जाता है। तो मेरा सवाल एक आपसे है और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हमारे यहाँ पर सीनियरिटी किस आधार पर डिसाइड होती है। यदि मान लीजिए कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो मोस्ट सीनियर जज होंगे उनको ही सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाएगा, तो प्रश्न उठता है कि हमारे यहाँ सीनियरिटी किस आधार पर डिसाइड होती है। ये प्रश्न आपके पास है और कमेंट बॉक्स में उत्तर हमको बताएंगे कि कैसे निर्धारित होती है। जब तक मैं इनके बारे में बताऊं कि कहाँ के रहने वाले हैं, ये पहले क्या थे, तब तक आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कहीं ना कहीं आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। सवाल ये है कि सीजीआई की सीनियरिटी किस आधार पर निर्धारित की जाती है। वरीयता, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चुनने के लिए वरीयता सीनियरिटी किस आधार पर निर्धारित की जाती है। तो दो कंडीशन बनती है, पहला उनकी उम्र के आधार पर और दूसरा बनता है उनके एक्सपीरियंस के आधार पर, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो। सीजीआई बनने के लिए दो चीज़ें देखनी जरूरी होती है, पहला होता है उनका एक्सपीरियंस और दूसरा होता है उम्र। तो एक्सपीरियंस वो देखा जाता है जितने समय तक उनके सुप्रीम कोर्ट के जो अंदर एक्सपीरियंस हो उसको देखा जाता है। तो प्रश्न उठता है कि दो चीज़ें आपको एक साथ देखनी है वरीयता के लिए। एक देखनी है कि उनकी उम्र क्या है और दूसरी देखनी है कि सुप्रीम कोर्ट में उनका एक्सपीरियंस क्या है। तो देखिए मैंने यहाँ पेपर की कटिंग लगाई हुई है और कई पेपरों में दिया गया है कि वर्तमान चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना साहब ने अगले चीफ जस्टिस सीजीआई ऑफ इंडिया के लिए यूयू ललित साहब यानी उदय उमेश ललित साहब के नाम की रिकमेंडेशन की है, सिफारिश की है। तो अब देखिए क्या होगा इसके बारे में। तो अब जान जाइए, अगले चीफ जस्टिस जो है वो यूयू ललित साहब बनेंगे और इनका कार्यकाल जो होगा वो 74 डेज का होगा, 74 दिनों का होगा। तो आपसे एक मेरा और सवाल है कि क्या यूयू ललित साहब से भी पहले कोई ऐसे सीजीआई रहे हैं जिनका कार्यकाल 74 दिनों से कम दिनों का रहा है। आपसे पूछा जाएगा कि जो वर्तमान सीजीआई बनेंगे यूयू ललित साहब, इनका कार्यकाल 74 डेज का होगा। क्या इनसे पहले भी कोई ऐसे सीजीआई बने हैं, ऐसे कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं जिनका कार्यकाल यूयू ललित साहब से भी यानी 74 डेज से भी कम रहा है। आप इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे। कुछ लोगों का उत्तर आ रहा है कि एक्सपीरियंस के आधार पर सीजीआई की नियुक्ति होती है। तब आगे सवाल बनेगा कि एक्सपीरियंस के आधार पर ही चयन होना था, तो पहले ही क्यों नहीं डिसाइड करके न्यूज़ को, चैनल मीडिया को दे दिया गया, एक न्यूज़ में क्यों छपा। यदि प्रश्न उठता है कि जब एक्सपीरियंस के आधार पर ही सीजीआई का चयन होना था तो ये पहले ही डिसाइड करके क्यों नहीं न्यूज़ को दे दिया गया। यह अचानक एकाएक क्यों न्यूज़ चैनलों में न्यूज़ चलने लगी, न्यूज़ चैनलों में छपने लगा कि वर्तमान सीजीआई ने नए सीजीआई के लिए यूयू ललित साहब के नाम की सिफारिश की है, ऐसा क्यों। तो यही प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, यह एकाएक नहीं होता है। सिर्फ यदि एक्सपीरियंस के आधार पर हो जाता तो बहुत बड़ी घोषणा पहले ही कर दी जाती कि यही चीफ जस्टिस बनेंगे। लेकिन देखिए मामला पूरी तरह से एट रैंडम पर्दे में रहता है और इसके लिए एक प्रोसेस का पालन करना पड़ता है। आपको यही प्रोसेस समझना है कि किस तरह से जो वर्तमान सीजीआई हैं और रिटायर होने से पहले अपने उत्तराधिकारी के नाम की रिकमेंडेशन जो है करते हैं, फिर उस पर सरकार
सहमति लेती है और विचार करती है और फिर राष्ट्रपति को उसकी अनुशंसा भेजती है, तब यह नियुक्ति की जाती है। यह सिफारिश एक्सपीरियंस के आधार पर होती है। सिफारिश किए गए जज साहब का सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक्सपीरियंस कितने दिनों का है, मैं इस पर डिस्कस करूंगा आपसे। प्रश्न यह है कि क्या सीजीआई की उत्तराधिकारी की घोषणा करने देने से ही उसकी नियुक्ति हो जाएगी? क्या मान लीजिए वर्तमान सीजीआई एन.वी. रमन्ना साहब ने यू ललित साहब के नाम की घोषणा कर दी है, तो क्या इनकी नियुक्ति हो जाएगी या उसमें भी कुछ बाधाएं आएंगी, या सरकार इनका नियुक्ति नहीं करना चाहेगी? इन सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे। क्या सिर्फ घोषणा कर देने से वो आदमी सीजीआई बन जाता है? आज हम सारी बातों को इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो उत्तर होगा नहीं। सिर्फ एन.वी. रमन्ना साहब ने अगले चीफ जस्टिस के लिए यू ललित साहब के नाम की सिफारिश की है, तो जरूरी नहीं है कि वो तुरंत ही सीजीआई बन जाएंगे। सीजीआई जैसे ही नाम डिक्लेयर करके, नाम चुनकर लॉ मिनिस्ट्री को भेजते हैं। लॉ मिनिस्ट्री उस भावी सीजीआई के, होने वाली सीजीआई के बैकग्राउंड चेक करवाती है। बैकग्राउंड से तात्पर्य यह है कि क्या इनके ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप तो नहीं है, इनका करियर बेदाग तो रहा है। यानी सीजीआई जब नाम चयन करके लॉ मिनिस्ट्री को भेजते हैं कि वर्तमान सीजीआई मेरे उत्तराधिकारी यही होंगे, तो लॉ मिनिस्ट्री उन सीजीआई के बारे में, जिसका नाम भेजा गया है, उनके नाम के बारे में उनका बैकग्राउंड चेक करवाती है कि इनके ऊपर पहले से कोई आरोप प्रत्यारोप तो नहीं है, इनका करियर बेदाग रहा है कि नहीं है। यदि इन सब बातों को जांच करके संतुष्ट होने के बाद ही लॉ मिनिस्ट्री अपनी एडवाइस प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर को भेजती है। प्रधानमंत्री सलाह को प्राप्त करने के बाद राष्ट्रपति के पास जाकर बोलते हैं कि साहब इस व्यक्ति को सीजीआई बनाना है। देखिए कैसे प्रोसेस चलता है। पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक व्यक्ति के नाम का चयन करते हैं और उस नाम को लॉ मिनिस्ट्री के पास भेजते हैं। लॉ मिनिस्ट्री उस व्यक्ति के बैकग्राउंड के बारे में पूरी तरह से जांच पड़ताल करके संतुष्ट होने के बाद वो सिफारिश प्रधानमंत्री को भेजता है। प्रधानमंत्री उसको अनुशंसा को लेकर राष्ट्रपति के पास जाते हैं और कहते हैं कि महामहिम इनका चयन, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति पद के लिए करनी है। तो अब देखिए क्या होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि कानून के मुताबिक आर्टिकल 124/A 124A अनुच्छेद 124 की धारा ए के तहत यह वर्णन है कि देश में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा और एक उसका चीफ जो होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहलाएगा। उसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा। ये आर्टिकल 124(1) में वर्णित है। और दूसरा आर्टिकल 124(2) से ही राष्ट्रपति यह अधिकार प्राप्त करता है कि वह उसके अनुपालनार्थ सीजीआई की नियुक्ति करेगा। सीजीआई की नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को अनुच्छेद 124(2) के तहत प्राप्त है। तो आप जानेंगे इसके तहत इसके अंदर एक मुख्य न्यायाधीश होगा। अनुच्छेद 124(2) बताता है। तो प्रधानमंत्री कहता है कि अनुच्छेद 124(2) के पालनार्थ आप अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए अमुक व्यक्ति को आप सीजीआई अपॉइंटमेंट कीजिए। प्रक्रिया में नाम की जैसे ये घोषणा होती है इसके बाद और राष्ट्रपति उसको अपॉइंटमेंट कर देता है। तो अब देखिए प्रक्रिया में नाम की जैसे ही घोषणा होती है वह नाम भेजा जाता है किसको? लॉ मिनिस्ट्री को। लॉ मिनिस्ट्री उसके बारे में जांच पड़ताल करने के बाद उसका सिफारिश किसको भेजता है? प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री वो सिफारिश लेकर राष्ट्रपति के पास जाता है और कहता है कि अनुच्छेद 124(2) के पालना में आप इनकी नियुक्ति जो है सीजीआई के पद पर कर दीजिए। इस आधार पर आपके मन में प्रश्न यह उठ सकता है कि क्या सरकार जिसे चाहे उसे सीजीआई बना सकती है? मान लीजिए भाई देखिए ये भी एक चरण है लॉ मिनिस्ट्री से, लॉ मिनिस्ट्री से प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति नियुक्ति कर रहे हैं। तो प्रश्न उठता है कि क्या सरकार जिसे चाहे उसे सीजीआई बना सकती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना सकती है? प्रश्न उठता है। तो उत्तर होगा कि सरकार जिसे चाहे उसे तब तो सीजीआई बना सकती है, या हो सकता है सरकार सीजीआई के बारे में अलग राय रखती हो, सुप्रीम कोर्ट अलग राय रखता हो, या सरकार के मन में ये धारणा हो कि जिस व्यक्ति को सीजीआई बनाया जा रहा है वो हमारे हितैषी नहीं है। तो फिर क्या होगा? क्या सरकार उनको सीजीआई बनने से रोक देगी? प्रश्न उठता है कि यदि ऐसे प्रोसेस चलता है कि चीफ जस्टिस से लॉ मिनिस्ट्री से प्राइम मिनिस्टर से प्रेसिडेंट के पास जाकर सीजीआई का सिलेक्शन होता है, तो तब तो सरकार जिसे चाहे उसे सीजीआई बना सकती है। या जिस नाम की सिफारिश सीजीआई ने की है, यदि सरकार उस नाम से सहमत न हो, यदि सरकार को लगे कि ये हमारे हितैषी नहीं है,
हमारे फेवरेबल नहीं है, तो क्या उनका सीजीआई बनना रोक सकती है? इन सब विचारों पर चर्चा करेंगे। तो अब इसके बारे में विचार कर लेते हैं कि ऐसी स्थिति में सरकार के द्वारा कोई हेरफेर नहीं किया जा सकता है। देखिए, सीजीआई ने जो नाम भेज दिया उसी नाम को ही वर्तमान सीजीआई ने जो अगले सीजीआई के लिए नाम भेजा है उन्हीं को ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। सरकार इसमें कोई हेरफेर नहीं कर सकती है, क्योंकि इसके लिए कोर्ट ने कॉलेजियम सिस्टम की व्यवस्था की है और उसको मांगना सरकार के लिए बाध्य है। आपको मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो निर्धारित हो जाता है वही आगे जाएगा। ये जो परंपरा या परिपाटी है, आप जानिए, सुप्रीम कोर्ट के जो अंदर निर्धारित हो जाता है वही आगे जाता है। और भले ही सरकार उसको लंबे समय तक टाल सकती है, लेकिन उसको कैंसिल नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट का ही अंतिम डिसीजन मान्य होता है। तो यह जो परंपरा या परिपाटी है कि सीजीआई से लॉ मिनिस्टर, लॉ मिनिस्ट्री से प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर से प्रेसिडेंट, तो ये समझिए एक कल्पना मात्र है। तो प्रश्न उठता है कि जब एक कल्पना मात्र है तो इसको करने की क्या जरूरत है? जरूरत है इसलिए है कि कॉलेजियम ने सिफारिश तो भेज दी है, लेकिन हो सकता है कि सरकार ने उस रिकमेंडेशन को लागू करने में देर कर दे। देरी करने का अर्थ है कि जानबूझकर सरकार उस फाइल को दबा दे और दबा कर बढ़ जाए, यह कहकर कि इतनी भी जल्दी क्या है, इतनी ज़रूरी क्या है, मामले की जांच चल रही है, नियुक्ति कर दी जाएगी। उन्हें वेटिंग में रखा जा सकता है, लेकिन नाम में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि नाम की सिफारिश जो है सीजीआई के द्वारा ही बनाया गया कॉलेजियम ही करेगा। तो आप यू ललित साहब हैं, आपको इनके बारे में जो नए जस्टिस बन रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, देश के 49 में 49वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे यू ललित साहब, इनके बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता देना चाहता हूँ कि ये सीधे वकील से सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं। ये सीधे इनको वकील से उठाकर सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया है। तो आपको ये भी एक शर्त पता होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का जज कैसे बनते हैं। आपको ये शर्तें मालूम है, लेकिन उसमें एक आवश्यक शर्त ये भी है कि यदि आप लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिशनर वकील रहते हैं तो आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। जितनी शर्तें हैं उसमें एक शर्त ये भी है कि यदि आप लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिशनर वकील रहते हैं तो आपको सुप्रीम कोर्ट का सीधे जज बनाया जा सकता है। दूसरे उच्च न्यायालयों में जज बनने की ना कोई ज़रूरी नहीं है। तो जस्टिस यू ललित एक प्रैक्टिशनर एडवोकेट रहे हैं। इन्होंने 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के समय वकालत किए। ऐतिहासिक मामले से ट्रिपल तलाक को इन्होंने असंवैधानिक ठहराने का डिसीजन दिया। बिहार में शिक्षकों का जो SWSP सेम वर्ग सेम पे का फैसला था, इसमें भी इन्होंने फैसला देते हुए सरकार के पक्ष में फैसला दिया कि सरकार जिससे जैसा चाहे वैसा निर्णय बनाकर लागू कर सकती है और कम संसाधनों के आधार पर भी अपना कार्य चला सकती है। सभी को सेम वर्क सेम पे नहीं दिया जा सकता है। यू ललित साहब का फैसला था और जिसमें लाखों शिक्षक निराश हुए थे। तो ये अपने निर्णय के लिए बहुत पहले से चर्चित हैं। इसके अलावा खास बात यह है कि राम जन्मभूमि विवाद की सुनवाई के दौरान इन्होंने अपने आप को 5 जजों की पैनल से अलग कर लिया था, क्योंकि जब ये वकील थे तब कल्याण सिंह की तरफ से इन्होंने वकालत किया था, पैरवी किया था, पक्ष रखा था। दरअसल उस समय कल्याण सिंह बीजेपी के पार्टी से थे और उत्तर प्रदेश के सीएम हुआ करते थे। तो कहने का मतलब यह है कि अपनी छवि बेदाग रखने के लिए, ताकि इन पर कोई यह आरोप न लगा सके कि ये पहले से इस केस में इन्वॉल्व थे और इन्होंने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर फैसला दिया है, उससे बचने के लिए इन्होंने उस बेंच से राम मंदिर मुद्दे की सुनवाई से अपने आप को अलग करना ही उचित समझा और इन्होंने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। और सारा बिंदु, अब तो लग रहा है कि आपको सारा बिंदु एक एक करके क्लियर हो गए होंगे। तो वर्तमान लॉ मिनिस्टर कौन है? वर्तमान लॉ मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू साहब। किरण रिजिजू साहब। तो फिर से सवाल बनेगा कि ये किस नंबर के सीजीआई होंगे? तो जानिए कि देश के 49 में 49th नंबर के सीजीआई होंगे, 49वें नंबर के सीजीआई होंगे। तो जरा इनसे जुड़े हम इम्पोर्टेंट तथ्यों को भी देख लेते हैं। तो देश के अगले सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य न्यायाधीश होंगे यू ललित साहब। देश के 49वें जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। इनका जन्म 1957 ईस्वी में हुआ था। एडवोकेट के तौर पर इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन किया 1983 ईस्वी में। दिसंबर 1985 में मुंबई हाई कोर्ट में इन्होंने प्रैक्टिस शुरू की और जनवरी 1986 में ही प्रैक्टिस के लिए दिल्ली शिफ्ट हो गए। यहाँ पर प्रैक्टिस करते करते अप्रैल 2004 में इनको सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट नियुक्त किया गया। सीधे बार काउंसिल से उठाकर
13 अगस्त 2014 को इनको सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया था। मैंने बोला था सीधे वकील सिंह को जज बना दिया गया था। ये 27 अगस्त 2022 को सीजीआई की शपथ लेंगे और 8 नवंबर 2022 को रिटायर हो जाएंगे। इनका कार्यकाल जो होगा कुल 74 दिनों का होगा। इनका कार्यकाल जो होगा कुल 74 दिनों का होगा, क्योंकि हमारे देश में सीजीआई के रिटायरमेंट की उम्र सीमा जो है वो 65 वर्ष है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने पद पर अधिकतम से अधिकतम 65 वर्ष तक ही कार्य कर सकते हैं। लेकिन दुनिया के कई देशों में एक रोचक तथ्य आपको बताना चाहूँगा कि दुनिया के कई देशों में जजों के रिटायरमेंट की उम्र की सीमा बहुत ज़्यादा है या है ही नहीं, वो आजीवन अपने पद पर बने रह सकते हैं। कहा जाता है कि जजों की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उनका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, इसीलिए जजों को इतना जल्द, भारत में भी ऐसे मुद्दे आए हैं कि जजों को इतना जल्द रिटायर नहीं करना चाहिए। अमेरिका में कोई व्यक्ति आजीवन जज बना रख सकता है, ब्रिटेन में 75 साल तक वह जज बना रख सकता है और कनाडा में 70 साल तक वह जज बना रख सकता है। लेकिन भारत में जो है रिटायरमेंट की उम्र किया गया है 65 साल। तो अब इसके साथ साथ आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि तब यदि यू ललित साहब 74 दिनों का रहे हैं तो ऐसा कौन सा जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे जिनका कार्यकाल भारत में सबसे कम दिनों का रहा है। तो जानइए, भारत में सबसे कम दिनों का कार्यकाल रखने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, सीजीआई रहे हैं कमल नारायण सिंह। मात्र 17 दिनों का इनका कार्यकाल था। 1991 ईस्वी में मात्र 17 दिनों के लिए सीजीआई बने थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे, वो थे कमल नारायण सिंह। तो आप याद रखेंगे कि भारत में सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन हैं, तो वो रहे हैं कमल नारायण सिंह। 1991 ईस्वी में मात्र 17 दिनों तक का उनका कार्यकाल रहा था। तो स्पष्ट हो गया होगा कि यू ललित साहब से पहले भी ऐसे जजेज हैं जिनका कार्यकाल बहुत कम रहा है। उसमें एक है सबसे कम कार्यकाल रखने वाले कमल नारायण सिंह, जिनका इन्होंने 1991 में मात्र 17 दिनों तक सीजीआई के पद का निर्वहन किया था। और एक इम्पोर्टेंट बात आपको और बताना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई बनने के लिए कहीं नहीं लिखा है कि कौन व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई बनेगा। सीजीआई बनने के लिए कहीं नहीं लिखा गया है कि कौन व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई बनेगा। इसकी क्राइटेरिया तो लिखी है, लेकिन सीजीआई कौन बनेगा, कोर्ट का जज कौन बनेगा, सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बनेगा, इसकी क्राइटेरिया तो लिखी है, लेकिन सीजीआई कौन बनेगा इसकी क्राइटेरिया कहीं लिखी नहीं है। इसके बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो प्रश्न उठता है कि जब कुछ लिखा ही नहीं है तो सीजीआई बनाने के लिए किस नियम का फॉलो किया जाता है, किस नियम को फॉलो किया जाता है, किस प्रोसेस का पालन किया जाता है। तो जान जाइए कि इसके लिए परंपराओं का पालन किया जाता है, कन्वेंशन का पालन किया जाता है। सीजीआई बनने के लिए कहीं कुछ नहीं लिखा, लेकिन इसके लिए जो परंपराएं आ रही हैं शुरू से ही वो उसका पालन किया जाता है, कन्वेंशन का पालन किया जाता है। तो कन्वेंशन क्या कहता है, कन्वेंशन क्या कहता है, कन्वेंशन कहता है कि जो सीनियर मोस्ट जज होंगे उन्हें ही सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई बनाया जाएगा। कन्वेंशन कहता है कि जो सीनियर मोस्ट जज होंगे उन्हें ही सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई बनाया जाएगा। सेशन की शुरुआत में ही मैंने आपसे सवाल पूछा था कि सीनियरिटी डिसाइड कैसे होती है, तो सीनियरिटी एक्सपीरियंस से डिसाइड होती है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में आप जज बने हैं उस समय से लेकर रिटायरमेंट के समय तक का जो आपका एक्सपीरियंस होगा उसी से सीजीआई बनने का एक्सपीरियंस निर्धारित किया जाता है। बाहरी न्यायालयों में कितने दिन सीजीआई रहे हैं, चीफ जस्टिस रहे हैं, जस्टिस रहे हैं, उससे लेना देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो आपका कार्यकाल होगा उसके आधार पर ही आपका एक्सपीरियंस की गणना की जाएगी। तो अब तो प्रश्न उठ रहा है कि रिटायरमेंट तक जो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस जज होते हैं उन्हें ही देश का सीजीआई बनाया जाता है। जैसे यू ललित साहब 2014 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने और इस समय इनका 8 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, इसलिए ये अनुभवी जज कंसीडर किए जाएंगे, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल बनता है। यदि बच्चा पूछा सर एक बात बताइए, कभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 जज जिन्हें एक साथ शपथ ली हो और इंसिडेंटली मानकर चलिए कि उनमें से एक की उम्र कम हो तथा एक की उम्र ज़्यादा हो, तो किसे सीजीआई बनाया जाएगा। एक इंटरेस्टिंग प्रश्न उठता है कि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 जजेज ने एक ही साथ शपथ ली हो, क्लियर हो गया, उसमें एक की उम्र कम हो और एक की उम्र ज़्यादा हो, तो किसे सीजीआई बनाया जाएगा। तो प्रश्न उठता है जिसकी कम उम्र है उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है तथा जिसकी ज़्यादा उम्र है उसका एक्सपीरियंस कम है, तो जिसका एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा उसे ही सीजीआई बनाया जाएगा। एक ऐसा ही मामला दीपक मिश्रा जी के केस में हुआ था, यानी उम्र को कभी भी प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा, वरीयता में उम्र को कभी भी प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा।
ऐसा ही मामला दीपक मिश्रा जी कार्यकाल में हुआ था। दीपक मिश्रा जी को इसलिए प्रेफरेंस दिया गया था कि वे 4 साल 4 महीने ज़्यादा एक्सपीरियंस रखने वाले जजेस थे, इसीलिए उनको सीजीआई बनाया गया था। अगर मान लीजिए कि एक ऐसी परिस्थितियां बन जाएं कि सब कुछ सेम हो, रिटायरमेंट का टाइम सेम हो, शपथ का दिन भी सेम हो, एक ही समय पर सब कुछ हुआ हो, तब कैसे डिसाइड किया जाएगा कि कौन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा? बड़ा ही धर्म संकट की स्थिति आ गई। मान लीजिए रिटायरमेंट का समय सेम हो, शपथ ग्रहण का समय सेम हो और एक ही समय पर सब कुछ हुआ हो, तो कैसे डिसाइड किया जाएगा कि कौन व्यक्ति सीजीआई बनेगा? तो देखिए, इसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। जिस प्रकार से आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं और मान लीजिए कि आपके एग्ज़ाम में कोई और परीक्षार्थी भी बैठा है और आपके और उसके मार्क्स सेम आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मार्क्स सेम आने पर टॉपर वही डिसाइड किया जाएगा जिसका अल्फ़ाबेटिकली नाम ऊपर आता है। जिसका मान लीजिए ए अक्षर पहले आता है, बाद वाले का बी आता है, लेकिन दोनों का नंबर सेम है, तो ए वालों को टॉपर डिसाइड किया जाता है। परंतु जहां अल्फ़ाबेटिकली डिसाइड नहीं किया जाता है, वहाँ डेट ऑफ बर्थ से, यानी जिसकी जन्म तिथि ज़्यादा है उसको टॉपर डिसाइड कर दिया जाता है। लेकिन मार्क्स अल्फ़ाबेट्स और डेट ऑफ बर्थ, मार्क्स भी, अल्फ़ाबेट भी और डेट ऑफ बर्थ भी हों, तो यह सुप्रीम कोर्ट के अंदर काफ़ी चैलेंजिंग काम हो जाता है। तो वहाँ क्या होता है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि सब कुछ सेम आ गया है तो ऐसी स्थिति में शपथ किसने पहले ली उसको सीजीआई बनाया जाता है। यदि सब कुछ सेम आ जाए तो वह ऐसी स्थिति में शपथ किसने पहले लिया है, भाई जज हैं तो एक साथ, तो मान लीजिए 3-4 जज हैं तो एक मिनट पहले ही, तो बाद में तो शपथ लेंगे, तो जो शपथ सबसे पहले लिया होगा उसे ही सीजीआई बनाया जाएगा। तो प्रश्न उठता है, एक प्रश्न और बनता है, ए परिपाटी तो सही है, क्या ए परिपाटी इससे पहले टूटी भी है? प्रश्न उठता है, ठीक है ए परिपाटी तो सही है, चल रही है, बहुत अच्छी बात है, तो क्या यह परिपाटी पहले टूटी भी है क्या? अर्थात कभी ऐसा हुआ है कि सीनियर जजेस को छोड़कर जूनियर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया है? तो हाँ, ऐसा हुआ है, बिल्कुल हुआ है। इंदिरा गांधी जी के समय ऐसा हुआ है और उन्होंने सीनियर जजेस को सीजीआई न बनाकर चौथे नंबर के जज को सीजीआई बना दिया था, जिसकी वजह से ऊपर के 3 सीनियर जजों ने नाराज होकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो आप पूछेंगे कि ये कैसे हुआ? अब आप पूछेंगे कि ये कैसे हुआ, कैसे, जब परिपाटी चल ही रही है तो टूटी कैसे? तो मैं बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 3 पहले से जज थे जो सीनियर थे, लेकिन इनको मौका इंदिरा जी ने नहीं दिया और इन्होंने चौथे नंबर के जो जज थे उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया था, जिससे नाराज होकर तीनों सीनियर जजों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। क्यों दे दिया था? क्योंकि इन जजों ने केशवानंद भारती मामले में 1973 में सरकार के विरुद्ध फैसला दिया था, अर्थात इसी मामले में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का डिसीजन इन्होंने दिया था, जिससे सरकार पसोपेश में पड़ गई थी। दरअसल जानते हैं इंदिरा जी ने पूरी तरह से संविधान पलटने की तैयारी कर ली थी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, तो उसमें इन्होंने केशवानंद भारती मामले में इन 3 जजों ने फैसला दिया था कि संविधान के मूल ढांचे को बदला नहीं जा सकता है, जिससे सरकार असंतुष्ट थी, नाराज थी और इसी वजह से इनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनाया गया। तो प्रश्न उठता है, क्या इसके बाद भी ये परिपाटी टूटी है? हाँ, इसके बाद भी ये परिपाटी टूटी है। 1977 में एक बार फिर सीनियर जज HR खन्ना के स्थान पर MH बेग को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया था। तो बात फिर वही था कि इन्होंने सरकार के विरुद्ध डिसीजन दिया था और सरकार के विरुद्ध डिसीजन देने की वजह से HR खन्ना जी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया न बनाकर MH बेग साहब को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया था। तो कुल मिलाकर ये परिपाटियाँ टूटी जरूर हैं। फिर आप पूछेंगे, सर अगर कोई CJI बन जाता है तो उसे क्या क्या मिल जाता है? भाई कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फिर आप पूछेंगे सर कोई यदि CJI बन जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाता है तो क्या क्या उसे मिल जाता है? तो जानिए, पहला नंबर कि जो CJI बन जाता है वो वरीयता क्रम में पहले नंबर पर आ जाता है, उसकी सैलरी भी समकक्ष जजों से ज़्यादा हो जाती है, पहली चीज़। दूसरी बात, जो CJI बन जाते हैं वे केसों का बंटवारा करते हैं, वे बेंच का निर्धारण करते हैं कि कौन सा बेंच कौन सा केस सुनेगी, इसका डिसीजन भी CJI ही लेते हैं। तो 2 चीज़ें मिल गई। तीसरा, मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन आने वाला है तो ये खुद CJI ही फैसला लेते हैं कि कौन कौन से जज इस फैसले को सुनेंगे, किस बेंच में यह सुनवाई होगी और कितने जजों को इससे सुनने का मौका प्रदान किया जाएगा। तो ये सारे फैसले जो हैं
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही लेते हैं, और किसको कौन सा बेंच दिया जाए ये सारे फैसले, और उस बेंच में कितने नंबर ऑफ जजेज होंगे ये सारे फैसले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही लेते हैं। तो और कितने जो केस सुनवाई के, और ये भी साथ में ये भी देखते हैं कि कोलिजियम का क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकलेगा, ये भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही देखते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये सेशन समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये सेशन समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गुड नाइट, मिलते हैं फिर दूसरे दिन।